सो वेलकम टू बॉलीवुड बबल यशपाल जी। और कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है सब आपके साथ? मैं अच्छा हूँ अक्षय, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताइए। जी, मैं भी बेहतर हूँ। मैं भी आई एम डूइंग वेरी वेल। सो आपकी नई शॉर्ट थ्रिलर जो है ब्लू लाइट्स, वो ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई है। किस तरह की कहानी है ये, और वो क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपके किरदार को एक आकार देते हैं इसमें? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें कमाल का सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं और प्याज के पत्तों की तरह इसकी जो कहानी है प्याज के पत्तों की तरह परत दर परत खुलती है और इसके करेक्टराइजेशन एकदम एकदम अजीब सा लगता है। जो एंड है वो मतलब ऐसे हिला देने वाला एंड है, क्योंकि हमको अभी से हम नहीं बता सकते कुछ ज्यादा, तो वो मुश्किल, मजा नहीं आएगा फिल्म देखने में। बस इतना ही है कि दिस इज वेरी ब्रिलियंट आइडिया एंड डायरेक्शन बाय रणदीप सरकार एंड प्रोड्यूस्ड बाय अयनजीत सेन एंड ये टीम बहुत अच्छी थी। रिया और ये तीन लोग और मैं जिनको मैं जानता हूँ इस टीम के अंदर। और उल्लू पे ये रिलीज हुई है मेरे ख्याल अभी 7 तारीख को जी। और मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आएगी ये। एंड क्योंकि आपने एनएसडी की बात की, तो उन दिनों में चलते हैं जब आप रेपर्टरी से निकलकर फिल्मों में आने पर विचार कर रहे थे। पीयूष मिश्रा जी से सलाह मशवरा के बाद जब आप पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ के मुंबई की ओर निकले, तो नहर कॉलोनी के उस लड़के के मन में क्या उथल पुथल चल रही थी उस वक्त? नहीं, मैं बहुत लंबा नहीं सोचता हूँ जी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ना तो पास्ट को लेकर के सर पीटता हूँ और ना ही फ्यूचर को लेकर उछलता हूँ, क्योंकि उन दोनों के चक्कर में हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। तो मैं उस वक्त भी जब पश्चिम एक्सप्रेस में बैठा था तो बस यही था कि बस अभी अगले एक हफ्ते में क्या करना है, जाते ही बस वही प्लानिंग थी और कुछ नहीं थी। और बकायदा मैंने एक क्या कहते हैं, एक वो सेट किया एग्जाम्पल कि मैंने ना तो कोई फोटो के वो खिंचवाए, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बनवाया। मैंने 2 पैंटें खरीदी जीन्स की और 3 कमीजें खरीदी, 2 कमीजें, एक टी शर्ट, और मैंने 50-50 रुपए के 5 फोटो खिंचवाए। जुहू 90 एक स्टूडियो है हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के पास जुहू में, और जो ना बड़े फिल्टर लगा के ऐसा हीरो बना देते हैं आपको, मतलब कितना ही पसीना रखा लेकिन ऐसा लगता है वाह क्या हीरो है। तो ऐसे ऐसे 5 फोटो खिंचवाए थे और एक मेरे सीनियर काफी अच्छे फोटोग्राफर सुरेंद्र राजन है, उन्होंने एक दिन बोला था कि मैं तेरा फोटो सेशन करूंगा, ऐसे ही मतलब उनके पास कैमरा होता है, स्टिल कैमरामैन एंड बहुत आर्टिस्टिक आदमी है जी। तो उन्होंने बोला एक दिन आ जाओ, तो मैंने उनके साथ 7-8 फोटो खिंचवा लिए थे। तो यही 2 सेशन थे मेरे पोर्टफोलियो के और इन्हीं के सहारे मैं पूरा स्ट्रगल काटा हूँ और जो भी कुछ आज मिला है उन्हीं फोटो के सहारे क्योंकि मैं उसके पीछे, फोटो के पीछे अपना पेजर नंबर लिखता था और मैं एक स्पीच सुनाता था मैं डायरेक्टरों को। मैं बोला नहीं, क्योंकि उस वक्त डिजिटल तो ये कुछ था नहीं कि ऑनलाइन भेज दो फोटो, ये कुछ नहीं था उस वक्त। मोबाइल भी नहीं थे, ये स्मार्टफोन तो बहुत बाद के किस्से हैं। ओके। एंड आप एक बहुत सफल थिएटर एक्टर रहे हैं। दिल्ली के अखबारों में हैं, मतलब अब नहीं हूँ क्या? अभी भी हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, पहले की फिल्मों में आने से पहले। तो दिल्ली के अखबारों में भी आपकी चर्चाएं होती रही आपके कामों की उस वक्त। फिर आपका मुंबई आना होता है और एक नए सिरे से आप फिल्मों के कैनवस पे अपना ब्रश चलाना शुरू करते हैं। इस इंडस्ट्री में जब तक आप बड़े इंसान ना हो या किसी बड़े इंसान की संतान ना हो, लोगों का जो पेश आने का तरीका है नए कलाकार के साथ में या किसी भी कलाकार के साथ में, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ये मैंने पर्सनली फेस किया है। तो इतनी अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क होने के बावजूद जब आप मुंबई आए और इंडस्ट्री एक ठीक तरह से, एक सिविल तरीके से नहीं पेश आती थी, तो क्या कहीं ना कहीं उस वक्त आपका मन कचोटता था? अगर कोई ह्यूमिलिएट करता है तो इसका मतलब वो डिजर्व करता होगा। कोई माइका लाल आज तक मुझे तो ह्यूमिलिएट किया नहीं है, किसी ने आज तक ह्यूमिलिएट नहीं किया है ना। मैंने बड़ा सुना था टीनू वर्मा बहुत गालियां देते हैं, फाइट मास्टर हैं जो बहुत गालियां देते हैं, गाली के बगैर बात ही नहीं करते। अब्बास भाई है जो फाइट मास्टर, बहुत गालियां देते हैं, मुझे बताते थे। लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, आज तक उन्होंने मुझे कभी
गाली नहीं बकी। नाना पाटेकर के बारे में भी यही सुनते थे, लेकिन आज तक मुझे, इसका मतलब है कि इट्स डिपेंड मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कुछ होगा आपके अंदर, कुछ ऐसा साला गालियां खा के आए हो। तो एक बार सिर्फ टीनू वर्मा ने अर्जुन पंडित फिल्म के अंदर पहली बार, जब मैं सीन कर रहा था खोजा बंगले में जूही चावला के साथ और सन्नी देओल के साथ, सचिन खेड़ेकर के साथ, उस सीन में पहली बार मेरे को धमकाया था, ये हीरो से 10 कदम दूर रहने का। मैं तो सनक गया, मैं हरियाणा से था जी। मैं डायरेक्टर के पास गया, राहुल रवेल के पास। मैंने कहा सर, अगर बचपन का दोस्त हूं मैं, तो हीरो हो चाहे कोई भी बाहर में जाए यार, अब बचपन का दोस्त हूं मैं, क्यों 10 कदम पीछे रहूंगा जी। एंड ही एग्रीड और उसने फिर दोबारा से शॉट लिया और बोले तुम बिल्कुल साथ चलो। तो जो गलत है सो गलत है। जी। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने तुगलक किया है, गिरीश कर्नाड साहब का ये प्ले, इसकी गिनती इस देश के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े प्लेज में होती है, और हिंदुस्तानी थिएटर का इतना ग्रैंड किरदार जिसे मनोहर सिंह जी और ओम शिवपुरी जी जैसे दिग्गज कलाकारों ने निभाया है, ये किरदार आपके अंदर के थिएटर एक्टर के लिए क्या मायने रखता है, और थिएटर की दुनिया के वो कौन से रास्ते या सेल्फ इवैल्यूएशन के वो कौन से नए रास्ते हैं जो इस किरदार ने आपके लिए खोले? देखिए, थिएटर की दुनिया में ऐसे रास्ते तुगलक के बाद खुले ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उससे पहले भी बहुत थिएटर करता था और उसके बाद भी करता रहा हूँ। तुगलक इज वन ऑफ देम, बट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई इन थिएटर, and one of the best role and one of the best play and one of the best experience for me in my life. This I can say. And ये भी एक इतिहास है कि 4-4.5 करोड़ का बजट, मेरे ख्याल इतने बड़े बजट में कोई नाटक आज तक हुआ नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। तो ऐसा ही मैंने बोला था जब पहली बार एयरपोर्ट से उतरा था मैं बॉम्बे और मेरे को मिस कॉल मिला भानु भारती जी का, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला कि भाई तुगलक करना है। मैंने कहा करो जी, बिल्कुल करो, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। बोले तुगलक करना है। हाँ, मैंने कहा करो। अरे तुझे करना है? मैंने कहा मैं तुगलक? और मैं सुन चुका था तुगलक के बारे में बहुत, और इतना पढ़ चुका था इतना। मैंने कहा सर जी मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले भाई हमें पता है तुम कर लोगे। मैंने कहा अरे आपको कैसे करना मुझे है। बोले हम करवा लेंगे यार, तुम हाँ तो करो। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने तो मेरे अंदर ना झुरझुरी सी फैल गई। मैंने कहा सर कल बताता हूँ जी। और मेरी स्पीड दुगनी हो गई और सीधा गाड़ी में सामान लिया, गाड़ी में बैठा, मैं सीधा घर चल, कहीं रुकना नहीं। घर आया सीधा, मैंने सारा ढूंढा तुगलक नाटक कहाँ रखा है, था मेरे पास। फिर मैं बैठ गया निराश होकर, सारी अलमारियां खोज मारी, उस घर में भी देख लिया, ऑफिस में भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। ये कहाँ चला गया मेरा तुगलक? 4 नाटक थे उसमें, आधे अधूरे, खामोश अदालत जारी है, एवं इंद्रजीत और ये तुगलक। और फिर जहां मैं बैठा था जिस सोफे पे, मैंने कहा इस सोफे के नीचे भी तो कुछ किताबें हैं जी। तो मैंने निकाला, यही है देखो सामने, तो मैंने निकाला तो सबसे ऊपर तुगलक ही पड़ा था। तुगलक और 4 नाटक, आज के रंग नाटक नाम था उसका। 4 नाटक, नीचे लिखा हुआ था तुगलक, आधे अधूरे, एवं इंद्रजीत और ये खामोश अदालत जारी। तो बस मैंने वो पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा। जैसे जैसे पढ़ता रहा मेरे अंदर ना लगा कि यस आई विल डू। और जैसे ही नाटक खत्म हुआ मैंने फोन किया, 3 बजे थे शायद, भानु भारती को जी। फोन कहाँ उठा रहे थे 3 बजे, और मैंने बस नीचे मैसेज भेज दिया कि यस आई एम डूइंग। तो उस दिन से फिर मेरा पूरा ध्यान, मैंने शूटिंग थी सब कैंसिल कर दी जो हो सकती थी, एक थी बाकी उसको किया, और 4 महीने फिर मैं तुगलक के साथ जिया जी। और आजकल का वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि हर कोई निराश है, माहौल ही कुछ ऐसा है पैंडेमिक की वजह से और भी दूसरी चीजों की वजह से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में सफलता से ज्यादा फेलियर देखता है, भले वो उसका नेचर ऑफ वर्क कैसा भी हो। आपके हिसाब से फेलियर का किसी भी इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या योगदान रहता है, और फेलियर और जिद का जो रिश्ता है उसे आप किस तरह से देखते हैं? फेलियर
इज ए स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं तो चलना कैसे सीखेंगे? जी। आप बच्चे होते हैं तो 1000 बार गिरते हैं ना, तभी तो चलना सीखते हैं। जी। फिर किसी की उंगली पकड़ते हैं, फिर फिर सहारा लेते हैं दीवार का, फिर या चारपाई का या सोफे का, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं धीरे धीरे, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, और फिर जब चलते हैं तो फिर चलते हैं। जी। तो उससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि फेलियर, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फेलियर का डर या गलती होने का डर इंसान को कुछ करने नहीं देता। हम जब कहीं सीख रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती हैं, तो हम ये सोच करके खुल के नहीं कर पाते कि गलती ना हो जाए, कोई देख ना ले, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा। अरे भाड़ में जाए यार, हद हो गई। लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, ये भी तुम सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? एंड क्योंकि आपने अलग-अलग कामों की बात की, जो आपने किया है अपनी लाइफ में। सो जहाँ से मैं देखता हूँ, आपके अंदर 100 सुनार की वाला हुनर भी है और एक लोहार की चोट वाला हुनर भी है। तो आप एक किरदारों के चलती-फिरती किताब लगते हैं मुझे, क्योंकि आप इतने अलग-अलग तरह के काम करते हुए आए हैं। सो क्या एक्टिंग में भी आप अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करते हैं, जो भी आपने काम किए हैं? देखिए, आप जो भी कुछ करते हैं उसमें आपका अनुभव ही काम आता है। जी। अभी 10, 15, 12 साल तक के बच्चे जब हम होते हैं, तब हम नया-नया सीखते हैं सब कुछ। ये सीखा, वो सीखा, ये सीखा, वो सीखा, और वही जो सीख लिया वही उम्र भर रहते हैं। बाकी जितना है वो हम सिर्फ देख करके या सुन करके या महसूस करके या रो करके, हँस के, जो भी हमने महसूस किया चारों तरफ से दुनिया से, वही हम पोर्ट्रे करते हैं। उसी के अंदर हमारे जमा होता रहता है और हमको पता नहीं चलता कब हमारी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से डेवलप हो रही है। चाहे वो दोस्तों की वजह से, माहौल की वजह से, जहाँ जी रहे हैं, जहाँ जो कुछ कर रहे हैं डेली, जैसा बोल रहे हैं, हम वैसे ही होते जाते हैं ऑटोमेटिकली, हमको पता भी नहीं चलता। हमको लगता है कि अरे ये 2 पैग पी लिया बस, अरे आज पी लिया, खत्म, बस ये लास्ट है, अब क्या? कोई आदत थोड़ी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, या जिंदगी में जीने की आदत हो, या धोखा देने की, चोरी करने की, ये जो आदतें हैं, कि अरे कौन देखता है? लेकिन हर बात में एक याद रखना कि वो देखता है ऊपर, और वो एक अदृश्य शक्ति है। मुझे नहीं पता वो मुकुट पहने हुए रामचंद्र हैं या कृष्ण हैं, या जटाओं वाले शिव जी हैं, या पता नहीं एक अदृश्य कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, या ये सब कुछ चला रही है, ये इस धरा को, ब्रह्मांड को। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे जीना शुरू कर देंगे ना, कि मुझे कोई भी ना देखे तो भी मैं कैसे जीता हूँ, दिस इज दैट इज यू, वो हो आप। बाथरूम में आप क्या होते हैं, वो हैं आप। जब कोई नहीं देख रहा होता, वो हैं आप। तो इसीलिए हम अपनी बहुत ही घटिया सोच ऐसी होती है, हम सारी जिंदगी दिखाने में लगा देते हैं, दिखाने में, देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मैं ऐसे गुस्सा करता हूँ, देखो मैं ऐसे हंसता हूँ। सी, आई वांट टू शो माई सेल्फ कि मेरे पास कितना पैसा है, देखिए आई वांट टू शो मेरा पावर कितना है। ये जो शो करने के चक्कर में ना, वो शो ही हो जाता है, फिर उसका कुछ अपना कुछ नहीं रह पाता। और जो एक्टिंग है, और जो इंसानियत है, और जो पर्सनैलिटी है, आपकी व्यक्तित्व है, वो है जो आपका सेल्फ है, स्वयं है, अंदर है। इसीलिए विपश्यना हो या कोई भी चीज हो, वो आपको अंदर की तरफ ले जाती है और आपको आंख बंद करके बोलती है कि लिसन टू योर सांस, मतलब ब्रेथ, ब्रीदिंग सुनो और महसूस करो अंदर क्या आवाजें हो रही हैं, सबसे पहले वो महसूस करना। ये जो कुदरत ने भी हमको दिया है लॉकडाउन, उसमें भी ऐसा एक सीख दिया है कि बाहर तो जाना बहुत हो गया, अब थोड़ा अंदर रहो, अभी थोड़ा और अंदर जाओ। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से उत्तर मिल गया होगा। सो लक्ष्मीचंद जी के ऊपर आपने एक फ़िल्म बनाई है, जिसमें मेघना मलिक जी भी अभिनेत्री नज़र आएँगी। मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को
इस फ़िल्म की पृष्ठभूमि और लक्ष्मी चंद जी से जुड़ी कुछ बातें कॉन्टेक्स्ट के रूप में अगर बता सकें? देखिए, लक्ष्मी चंद जो है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पिछले 4 साढ़े 4 साल से 2016 से चालू है, जब जाट आरक्षण चल रहा था, मुझे याद है। उन दिनों की बात है ये, उससे भी पहले की बल्कि। तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट एक सपना है और मैंने अपने सपने को ऐसे साकार होते देखा है, क्योंकि खुली आँखों से देखे थे ये सपने, आँख बंद करके नहीं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ थोड़ा-सा बाकी है, फ़िल्म रिलीज़ होना और पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा-सा बाकी है, जो कि इस साल में कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में मार्च में या फरवरी में मैं रिलीज़ कर दूँगा इसको। तो ऐसी एक शख्सियत की कहानी है, जो लास्ट के 10 साल शराब बहुत पीने लगे थे और शराब पीकर ही उनकी डेथ हुई थी। परम आत्मा हो गए थे वो और पैसों को हाथ लगाना छोड़ दिया था। वो कहीं और ही चले गए थे, वाइफ, बच्चे, पत्नी सब कुछ, सबको पता नहीं कौन थे, कहाँ थे, उनको कोई उस वक़्त वो नहीं था, एक अजीब टाइप के हो गए थे और अजीब गुस्सा करते थे और अजीब तरीके के इंसान थे वो। मैं कर रहा हूँ वो रोल प्ले। पार्ट 1 जो बनी है उसमें एक बच्चा है 10 साल का और एक 20 साल का है, दो मेन रोल में हैं लड़के। और ये फ़िल्म की एडिटिंग खत्म हो चुकी है। शूटिंग भी हो चुकी है, एडिटिंग भी खत्म हो चुकी है और मेरा मतलब पूरा टीम जो है ना, बहुत ही कमाल की रही है और अब सिर्फ मुझे ये लॉकडाउन ने फँसा दिया और फ़िल्म थोड़ी-सी पोस्टपोन हो गई। 1 नवंबर को हरियाणा डे को रिलीज़ करने वाला था, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। अब मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल इन तीनों में से कभी करूँगा। 2 महीना सिर्फ पब्लिसिटी करूँगा, फिर उसके बाद करूँगा रिलीज़ और अगर हॉल खुल गए तो नहीं तो लेट अस सी। फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच अक्षय Thank you so एंड much for जय talking to हिंद, us. Jai Hind, and जय I wish हरियाणा, all the best for all your जय upcoming भारत। projects. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Take care. Bye-bye.